ओम जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम निबंध के स्वरूप और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। निबंध का विवेचन करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा था कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। शुक्ल जी के कथन से यह प्रमाणित होता है कि गद्य का पूर्ण विकसित और शक्तिशाली रूप निबंध में ही चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। इसलिए भाषा की दृष्टि से निबंध गद्य साहित्य का सबसे अधिक परिपक्व और उन्नततम रूप है। अन्य गद्य रूपों में भाषा केवल माध्यम न होकर साध्य का एक अंग बन जाती है। साधारण लेख या निबंध में पर्याप्त अंतर होता है। साधारण लेख में लेखक का व्यक्तित्व प्रच्छन्न रहता है और निबंध में यह व्यक्तित्व सबसे ऊपर उभर कर सामने आता है। यह वैयक्तिकता निबंध का सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक इसी गुण द्वारा हम साधारण लेख से निबंध को अलग करने में सफल हो जाते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक तथा तार्किक विषयों की विवेचना के लिए निबंध का आश्रय ग्रहण किया जाता है, किंतु अपने उस रूप में वे आधुनिक निबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ पाते। आजकल हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विभिन्न आलोचनात्मक लेखों में से बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्ध निबंध माना जा सके, क्योंकि उनमें न लेखक की वैयक्तिक शैली का प्रकाशन होता है, न लेखक का व्यक्तित्व ही उभर पाता है और न उसमें रसात्मकता ही होती है। साहित्य रूप की दृष्टि से निबंध सबसे अधिक आधुनिक रूप है। हिंदी साहित्य में काव्य, नाटक, कथा साहित्य आदि की पूर्व परंपरा विकसित, अर्धविकसित अथवा केवल अभिप्राय की दृष्टि से अवश्य मिलती है। यहाँ तक कि एकांकियों का पूर्व रूप भी हमारे संस्कृत साहित्य में किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाता है, परंतु निबंध ही साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसके पूर्व रूप के दर्शन हमें हिंदी भाषा और साहित्य के संपूर्ण इतिहास में ढूंढने से भी भारतेंदु युग से पूर्व कहीं भी नहीं होते। जब हमारे यहाँ पहले गद्य ही नहीं था तो उसका उत्कृष्टतम रूप निबंध कहाँ से मिलता। संस्कृत में निबंध शब्द का अर्थ है बांधना, अर्थात निबंध वह है जिसमें विशेष रूप से बंध या संगठन हो तथा जिसमें अनेक विचारों, मतों या व्याख्याओं का सम्मिश्रण एवं ग्रंथन हो। हिंदी शब्द सागर में इस शब्द का अर्थ है बंधन वह व्याख्या है जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो, परंतु आज का निबंध अपने पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द ऐसे के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है जिसका अर्थ है प्रयत्न। ऐसे शब्द की उद्भावना फ्रांस के मॉन्टेन नामक सज्जन द्वारा हुई थी, जो आधुनिक निबंध साहित्य के जनक कहे जाते हैं। उनका कहना था कि मेरी इस प्रकार की रचना साहित्य की एक विशिष्ट नूतन पद्धति के संबंध में प्रयास मात्र है। यह प्रयत्न प्रयास मात्र होने के कारण मॉन्टेन की रचनाओं में विशृंखलता है, उनमें व्यक्त विभिन्न विचारों में संबद्धता नहीं है, परंतु मॉन्टेन के निबंध की सबसे बड़ी विशेषता वैयक्तिकता को प्रधानता देकर अपने निबंध लिखना ही है। उन्होंने स्पष्ट लिखा था, यह मेरी अपनी भावनाएं हैं। इसके द्वारा किसी नवीन सत्य के अन्वेषण का दावा तो नहीं करता। इनके द्वारा मैं अपने पाठकों की सेवा में अपने आप को अपने पाठकों की सेवा में समर्पित करता हूँ। प्रारंभ में निबंध में गंभीरता या तर्कपूर्ण विवेचन का कोई स्थान नहीं माना जाता था। प्रसिद्ध अंग्रेजी समालोचक डॉक्टर जॉनसन के शब्दों में निबंध गद्य की उस शिथिल तरंग का नाम है जो अनियमित और अपरिपक्व है तथा जिसमें क्रमबद्धता नहीं होती। यह परिभाषा निबंध के संपूर्ण महत्व को गौण बना देती है। अगर केवल क्रमबद्धता न हो तो माना जा सकता है, परंतु बुद्धि के अजीर्ण को उसमें कैसे स्वीकार किया जा सकता है। एक अन्य विद्वान ने निबंध को किसी मजेदार और बहुश्रुत व्यक्ति के भोजनोत्तर एकांत संभाषण की संज्ञा दी है। इसी के आधार पर किसी ने निबंध को हंसी हंसी में ज्ञान वितरण करने वाला कहा है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो।
प्रारंभ में जब निबंध लेखन आरंभ हुआ तो उसके विषय में आम धारणा यह थी कि उसमें लेखक को अपना व्यक्तित्व नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। इसी कारण उस समय निबंधों में उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग वर्जित माना जाता था। हास्य अथवा व्यंग्य को भी तब कोई महत्वपूर्ण स्थान निबंध में नहीं दिया जाता था, परंतु कालांतर में यह धारणा बदल गई। स्वाभाविकता के साथ अपने भावों को प्रकट कर देना ही, जिसमें दर्पण के प्रतिबिंब की तरह लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे, सच्चे निबंध का लक्षण समझा गया। जिस निबंध में वर्ण विषय हो तो हो, परंतु व्यक्ति नदारद हो, उसे सच्चा निबंध नहीं माना जा सकता। सच्चे और सुंदर निबंध में वर्ण विषय का प्रस्फुटन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन। लेखक का व्यक्तित्व जितना ही आकर्षक होगा उतना ही वह हमें अधिक प्रभावित करेगा। लेखक का विषय पर अधिकार होता है, न कि विषय का लेखक पर। निबंध लेखन के लिए यह आवश्यक नहीं कि विषय महत्वपूर्ण ही हो। विश्व की तुच्छ से तुच्छ वस्तु निबंध का विषय बन सकती है। लेखक के व्यक्तित्व के स्पर्श मात्र से स्पंदित होकर वह महत्वपूर्ण बन जाती है। निबंध लेखक किसी भी प्रकार के विषय को मानकर नहीं चलता, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी कृति विशृंखलित और निरर्थक वस्तु है। मॉन्टेन अपने निबंधों में विषयांतर सा करता जाता है, किंतु अंत में वह सूत्र को इस पार घुमाता है, इस प्रकार से घुमाता है कि विषयांतर नहीं रह जाता। उसमें भी एक प्रकार की कलात्मक संपूर्णता आ जाती है। अच्छे और सुंदर निबंध लेखन के लिए 5 चीज़ों की महती आवश्यकता है। पहला, लेखक का व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसका हृदय संवेदनशील हो, सूक्ष्म निरीक्षण की उसमें असाधारण शक्ति हो, जीवन की विशद अनुभूति हो, मनुष्यों तथा समाज के रीति रिवाजों से उसका सजीव परिचय हो। बाबू गुलाब राय के मतानुसार निम्नलिखित बातें प्रायः सभी निबंधों में पाई जाती हैं। निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। अधिकांश निबंध गद्य में ही लिखे जाते हैं, परंतु कुछ निबंध पद्य में भी लिखे गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हे कविते नामक निबंध। निबंध के आकार की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती, वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दूसरा, निबंध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। साहित्य की एक अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंशों तक ओझल रह जा सकता है, किंतु निबंध में नहीं। कारण यह है कि निबंध में लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजीपन के रूप अथवा अपने विशेष दृष्टिकोण से लिखता है। उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं। निबंध में अपूर्णता और स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है। उसे कुछ अंशों में गद्य का मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं, जिसमें प्रगीत का सा निजीपन और तन्मयता रहती है। जिस प्रकार कहानी जीवन के अंग की झांकी है, उसी प्रकार निबंध भी जीवन का एक दृष्टिकोण है। वह जीवन की एक नई झलक लेकर आता है। उसमें यह आवश्यक नहीं कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन ही करे, वह अपनी रुचि के अनुसार विषय का कोई एक अंश चुन लेता है। निबंध असाधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। वह केवल वर्णन मात्र न होकर लेखक की प्रतिभा की चमक दमक से पूर्ण होता है। यहाँ तक कि दार्शनिक या सैद्धांतिक निबंध दर्शन और सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक सजीव होता है। उसमें उत्तम शैली का उभार लाने के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता और कुछ अलंकारों का प्रयोग भी होता है। वह अपनी प्रतिभा से सामान्य विषय को भी असामान्य और नगण्य को महान बना देता है। निबंध को हम गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत भाषण भी कह सकते हैं। उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होने के कारण ऐसे निबंधों को साहित्य के अंतर्गत गृहीत नहीं किया जा सकता जिसमें दार्शनिक वाद विवाद का विधान अथवा राजनीति का ऐसा विवेचन किया गया हो कि उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफलित नहीं हो सका हो। इसलिए आत्मनिवेदन अथवा निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध कला का चरम उत्कर्ष माना गया है। इसमें लेखक को अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। और जो विशेषताएं बताई गई हैं उनमें एक लेखक द्वय ने एक परिभाषा निर्धारित की है कि निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। विषय की दृष्टि से निबंधों की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। विश्व की तुच्छ से तुच्छ वस्तु निबंध का विषय बन सकती है। प्रत्येक वस्तु, भाव और क्रिया का निबंध का विषय बनाई जा सकती है। हिंदी में विषयों की विविधता के लिए भारतेंदु युग सबसे आगे है।
द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक दृष्टिकोण होने के कारण विषयों में वह मनमौजीपन, आकर्षण, विविधता नहीं मिलती जो भारतेंदु युग में थी। यहाँ विविध विषयों पर लिखे गए निबंधों की तालिका देने से निबंध का आकार अत्यंत विस्तृत हो जाएगा, समय भी इसमें सीमित है। बस इतना कहा जा सकता है कि विद्वानों ने निबंधों को 4 वर्गों में बांटा है। वर्णनात्मक निबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज, विवरणात्मक नैरेटिव एसेज, विचारात्मक रिफ्लेक्टिव एसेज, इन्हें विवेचनात्मक भी कहते हैं, विचारात्मक विवेचनात्मक दोनों एक ही हैं, और चौथा है भावात्मक निबंध, इमोशनल एसेज। चारों वर्गों में से वर्णनात्मक का संबंध अधिकतर देश से, विवरणात्मक का काल से, विचारात्मक का तर्क से, भावात्मक का हृदय से होता है। यद्यपि काव्य के चारों तत्व कल्पना, राग, बुद्धि और शैली सभी प्रकार के निबंधों में आवश्यक होते हैं, तथापि विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक निबंधों में कल्पना तत्व का प्राचुर्य रहता है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व तथा भावात्मक निबंधों में राग तत्व की प्रधानता रहती है। शैली तत्व चारों में समान रूप से रहता है। वर्णनात्मक निबंध, इनमें प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक पदार्थों को स्थिर रूप से देखकर वर्णन किया जाता है। इनका संबंध संपूर्ण देश से रहता है। इनकी वर्णन शैली व्यास शैली कहलाती है, जिसमें वर्ण विषय की लंबी चौड़ी विवेचना होती है। निर्मल एक उदाहरण है, देखा जा सकता है कृष्ण बलदेव वर्मा का, कि निर्मल वेत्रवती पर्वत को विदार कर बहती है और पत्थरों की चट्टानों से समभूमि पर जो स्वयं पथरीली है गिरती है, जिससे एक विशेष आनंददायक वाद्यनाद मीलों से कर्णकुहर में प्रवेश करता है और जल कण उड़ उड़ कर मुक्ताहार की छवि दिखाते और रवि किरण के संयोग से सैकड़ों इंद्रधनुष बनाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न तथा मिश्र बंधुओं का रूसी जापानी युद्ध ऐसे ही निबंध हैं। यह तो हो गई वर्णनात्मक निबंध की बात, जिसे डिस्क्रिप्टिव एसेज कहते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इनका संबंध अधिकांश में काल से है। इनमें वस्तु को उसके स्थिर रूप में न देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। शिकार, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेशों की यात्रा, साहसपूर्ण कृत्य आदि का वर्णन इन निबंधों का वर्ण्य विषय रहता है। वर्णनात्मक निबंधों के समान इनमें भी व्यास शैली का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आकाश बादलों से घिरा था, रात अंधेरी, पता नहीं चलता था कहाँ आकर गाड़ी रुकी और फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है। अज्ञात और अदृश्य की ओर बढ़े जा रहे थे, फिर भी निश्चिंतता थी। सो सकते थे पर सो नहीं सके। पानी बरस जाने से लैंप के आसपास और पूरे डिब्बे में पतंगों की भरमार थी। इन बिना टिकटों के यात्रियों की संख्या का प्रश्न ही क्या, अपने प्रदीप्त प्रेमी के निकट आकर आत्मसमर्पण का अधिकार उनका था। सियाराम शरण गुप्त ने हिमालय की झलक में लिखा है। श्री राम शर्मा के शिकार संबंधी, राहुल जी के यात्रा संबंधी निबंध इसी वर्ग के हैं। विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध इनमें बौद्धिक विवेचन की प्रधानता रहती है। इसी कारण इनका संबंध बुद्धि से माना गया है। दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान आदि की विवेचना इनमें होती है। यह निबंधों का सबसे गंभीर और सुलझा हुआ रूप होता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हों। ऐसे निबंधों के लेखक की वैयक्तिक अनुभूतियां जितनी विस्तृत होंगी, उनका मानव जीवन का अध्ययन उतना गंभीर होगा, उतनी ही उसे सफलता मिलेगी। इन निबंधों में व्यास शैली और समाज शैली दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ठाकुर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विचारात्मक निबंध व्यास शैली में तथा आचार्य शुक्ल के समाज शैली में लिखे गए हैं। समाज शैली का उदाहरण शुक्ल जी के करुणा निबंध से लिया जा सकता है। कैसे लिखते हैं कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। व्यास शैली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में देखते हैं, कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। तुलसीदास की रामायण के खास स्थलों का स्त्रियों पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना पढ़े लिखे आदमियों पर नहीं। पुराने काव्यों को पढ़ने से लोगों का चित्त जितना पहले आकृष्ट होता था उतना अब नहीं होता।
विचारात्मक निबंधों के आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक आदि कई प्रकार होते हैं। भावात्मक निबंध, इनमें बुद्धि तत्व की अपेक्षा भाव तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि इनका संबंध भावना अर्थात हृदय से है। इनमें रागात्मकता अधिक होने से कवित्वपूर्ण उद्गार एवं शैली का सौंदर्य आ जाता है, जिससे इनमें एक विशेष हार्दिक सौंदर्य, तड़प और सजीवता का समावेश हो जाता है। इनमें प्रायः 3 प्रकार की शैलियों का उपयोग किया जाता है: धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली। धारा शैली में भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्रायः एक गति से चलती है, किंतु तरंग शैली में वे भाव लहराते हुए से प्रतीत होते हैं। तरंग की भांति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हैं। विक्षेप शैली में वह कुछ कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और नियंत्रण का अभाव रहता है। गुलाब राय जी काव्य के रूप के संबंध में कहते हैं। धारा शैली का एक उदाहरण यह भी है: जो धीर हैं, जो उद्वेग रहित हैं, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो लोहे की चादर की भांति जरा में ही में गर्म हो जाते हैं, जरा ही में ठंडे पड़ जाते हैं, उनके किए क्या हो सकता है? मसल है, जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। पद्म सिंह शर्मा एवं सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में धारा शैली का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। तरंग शैली के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है साहित्य देवता। मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ, मेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो, कलम की जीभ को बोल लेने दो, किंतु हृदय और मसी पात्र दोनों तो काले हैं। तब मेरा प्रयत्न चातुर्य का अर्ध विराम, अल्हड़ता का अभिराम केवल श्याम मात्र होगा। विक्षेप शैली का उदाहरण महाराज कुमार रघुवीर सिंह के ताज में मिलता है। आज भी उन सफ़ेद पत्थरों से आवाज आती है, मैं भूला नहीं हूँ। आज भी उन पत्थरों से न जाने किस मार्ग से होती हुई पानी की एक बूंद प्रतिवर्ष उस सुंदर साम्राज्य की कब्र पर टपक पड़ती है। वे कठोर और निर्जीव पत्थर भी प्रतिवर्ष उस सुंदर साम्राज्य की मृत्यु को याद कर मनुष्य की उस करुण कथा के इस दुखांत को देखकर पिघल जाते हैं, और इन पत्थरों में से अनजाने एक आंसू ढुलक पड़ता है। हिंदी में नाटकों के समान निबंध साहित्य की उत्पत्ति और विकास का श्रेय भी भारतेंदु युग को ही दिया जाता है। यह वह समय था जब भारतीय समाज में एक नवीन सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इस नवीन चेतना का प्रतिनिधित्व और प्रकाशन तत्कालीन हिंदी की पत्र पत्रिकाएं जैसे हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, सार सुधानिधि, प्रदीप आदि कर रही थीं। हिंदी के प्रारंभिक निबंध छोटे छोटे लेखों के रूप में जो समाचार पत्रों के आवश्यक अंग होते हैं, इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इन समाचार पत्रों के संपादक ही इन लेखों के लेखक होते थे। उस समय इन लेखों में साधारण विषयों, सामयिक आंदोलनों, आर्थिक समस्याओं, धार्मिक समस्याओं आदि पर प्रकाश डाला जाता था। ऐसे पत्र पत्रिकाओं के साथ जिस साहित्य रूप का जन्म और विकास हो, उसमें पत्रकारिता की झलक आ जाना अत्यंत स्वाभाविक था। पत्रकारिता के इसी प्रभाव के कारण उन निबंधों में विषय की विविधता, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, शैली की रोचकता और गंभीरता, गौरव का अभाव आदि गुण आ गए थे। ये संपादक और लेखक इस नवीन चेतना के प्रतिनिधि थे। इसी कारण इनका सामाजिक व्यक्तित्व अनेक मुखी था। उन्हें साहित्य के नवीन और प्राचीन अंगों को पुष्ट बनाना था, नाट्य कला की ओर ध्यान देना था, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि की टीका टिप्पणी करनी थी, शिक्षा का प्रचार करना था। इन सब कार्यों के लिए निबंध ही इनका सबसे अच्छा और सशक्त साधन बन सकता था। इसी कारण उस युग में खूब निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग के साहित्य स्वरूपों में से इसीलिए निबंध सबसे अधिक उन्नत और विस्तृत अंग बन सका। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों ने निबंध को अपने प्रचार का अस्त्र इसलिए और भी बनाया था कि साहित्य के अन्य अंगों के माध्यम से अपनी बात कहने में अनेक कलात्मक विधि निषेधों का पालन करना पड़ता है, परंतु निबंध में इन बंधनों को मानने की विशेष जरूरत नहीं होती। भारतेंदु काल के लेखकों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंध लिखे। उस समय गद्य का कोई एक सर्व स्वीकृत रूप न होने के कारण उनकी शैलियों में गद्य शैली निर्माण के वैयक्तिक प्रयास ही अधिक हुए। उनकी भाषा सर्वसाधारण की थी, जिसमें प्रांतीय लोकोक्तियों, मुहावरों और शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया था। भारतेंदु युग के निबंध ऐसे शब्द के वास्तविक अर्थ को ध्वनित करने वाले प्रारंभिक प्रयास थे। उनमें न बुद्धि वैभव है और न पांडित्य प्रदर्शन। ये प्रारंभिक निबंध लेखक सभी जिंदादिल, सजीव और कल्पनाशील थे। इसी कारण इनके निबंधों में वैयक्तिक विशेषताओं, हास्य विनोद, व्यंग, निश्चलता आदि गुण स्वभावतः आ गए थे। इनमें
कुछ ऐसी आत्मीयता और बेतकल्लुफी है कि पाठक उनसे घुल मिल जाना चाहते हैं। विवेचन की सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने हिंदी निबंध साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित कर दिया। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा आधुनिक युग या शुक्ल युग। भारतेंदु युग या प्रारंभिक प्रयास। भारतेंदु जी के निबंध साहित्य के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हैं, जिनमें निबंध के वास्तविक गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार भारतेंदु हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक माने जा सकते हैं। उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध लिखे थे, परंतु उनके उच्च कोटि के सुंदर एवं कलात्मक निबंध अभी तक प्रकाश में नहीं आ पाए हैं। संभवतः इसी कारण डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक न मानकर बालकृष्ण भट्ट को माना है। भारतेंदु के निबंधों में विषय और शैली की दृष्टि से पूरा वैविध्य है। इनकी नाटकीय शैली और स्रोत का ढंग अत्यधिक प्रभावात्मक है। स्रोतों में विभिन्न संबोधनों और व्यंजक विशेषणों, विलक्षण आरोपों, रूपकों के अनोखे बंधनों और अतिशयोक्ति के द्वारा अद्भुत चमत्कार आ गया। इस काल के अन्य निबंध लेखकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट उपाध्याय, बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित राधाचरण गोस्वामी आदि प्रमुख हैं। इनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाबू बाल मुकुंद गुप्त की बृहद त्रयी को इस काल के निबंध लेखकों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। ये तीनों लेखक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। मिश्र जी का सा उल्लास और मस्ती आज तक किसी अन्य लेखक में देखने को भी नहीं मिली। वे लिखते समय नियमों का बंधन स्वीकार नहीं करते। उनकी भाषा अकृत्रिम, सजीव और ग्रामीण है। उसमें गांधीर्य का अभाव है, परंतु कहावतों, मुहावरों, अनुप्रास और श्लेष के चमत्कार द्वारा वे पाठक से पूरी आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं। वे बेतकल्लुफी से अपने पाठकों से बात करते हैं। जैसे उनका यह निबंध की, तो भला बताइए तो आप क्या हैं। निबंध का विषय उनकी विचारधारा को नियंत्रित न कर स्वयं ही विचारधारा से नियंत्रित होता है। विषय जो मन में आया उठा लिया और फिर उसके माध्यम से अपनी बातें कह दी। बात, वृद्ध, भौं, मरे को मारे शाहमदार आदि निबंध उनकी सुंदर व्यक्तिनिष्ठ शैली के उदाहरण हैं। भट्ट जी मिश्र जी के श्रेष्ठ सहयोगी थे। वे गंभीर विद्वान थे। भारतेंदु जी की विचारात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली में भट्ट जी के निबंधों में विकास पाया। इनके निबंधों में विनोद प्रियता एवं गंभीर बात को सुबोध और रोचक ढंग से कहने का प्रयास मिलता है। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने समय में नव प्रकाशित सरस्वती की गंभीर मिश्रित नीरसता की आलोचना करते हुए लिखा था, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़ कुंद की कली समान दांत ना खिल उठें तो वह लेख ही क्या। उनके निबंधों में कहीं कहीं सुंदर भावात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। वे पाठक से आत्मीय ढंग से बात करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए मिश्र जी किसी ग्रामीणता को नहीं अपनाते। उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि पर निबंध लिखे हैं। इनकी शैली के कई रूप मिलते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि। इनके विचारात्मक निबंध तर्कपुष्ट शैली में व्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं। इस काल के तीसरे प्रमुख निबंध लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। इन्होंने गद्य को परिमार्जित कर उसे प्रांजलता प्रदान की। इनका व्यंग्य अधिक शालीन, सांकेतिक और व्यंजक है, इसलिए गद्य शैली के विकास में गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गुप्त जी द्वारा संपादित हिंदी बंगभाषी भाषा गढ़ने की टकसाल कहलाता था। हिंदी गद्य शैली को लेकर इनमें और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में खूब नोकझोंक चलती रहती थी। विषय की दृष्टि से गुप्त जी ने अनेक प्रकार के निबंध लिखे, जैसे जीवन चरित, हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण, राष्ट्रभाषा आदि। परंतु इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण इनकी व्यंग्यात्मक गद्य रचनाएं शिव शंभु का चिट्ठा और खत है। इनमें एक प्रकार की नाटकीयता आ गई है, जिससे इनके राजनीतिक व्यंग्य अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक बन गए हैं। गंभीर बातों को विनोदपूर्ण ढंग से कहते कहते अपने हृदय का क्षोभ और दुख अत्यंत संयत और प्रभावपूर्ण ढंग से कह देने की इनकी अपनी विशेषता है। इस युग के अन्य निबंधकारों में कोई विशेष महत्वपूर्ण निबंध न लिखकर साधारण निबंध और टिप्पणियाँ ही लिखी हैं, जिनमें से कई लेखकों का अनुसरण किया है। भारतीय युग के निबंध लेखकों के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत है। वो कहते हैं कि जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। और इसका एक कारण यह था कि पत्रिकाओं में नित्य प्रति निबंध लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई थी। दूसरी बात यह कि निबंध ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा उस युग के धक्कड़ लेखक बेतकल्लुफी से अपने पाठकों से बात कर सकते थे। उस युग के लेखक तटस्थ रहते हुए भी
अपनी बात पाठक से कहकर संतुष्ट न कर सकते थे। वे उससे आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहते थे और एक मित्र की भांति घुल मिलकर अपनी बात समझाना चाहते थे। साहित्य की सच्ची प्राणता उस शैली में है जहाँ लेखक और पाठक के बीच कोई दुराव नहीं रह जाता। सहज आत्मीयता के भाव ने भाषा को खूब स्वाभाविक बना दिया। कृत्रिम शैली में लेखक पाठक का आत्मीय बन ही नहीं सकता। इसीलिए धन्यवाद।